ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं। मैं फटाफट तुमको बता देता हूँ कि कैसे करने का है ये। तो अभी जब मैं पेपर में लिख रहा हूँ उसको देखो ज़रा ध्यान से। तो अभी हम पढ़ेंगे मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई एक आकाश, तुम जब रहेगा ना तो म्यूट अनम्यूट कर लेना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। अभी इसके अंदर कैसा है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो मूव करेगा। जब भी अगर हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मूव करते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं कि वो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो आपको पहले से पता ही होगा कि हमारे पास दो फ्रेम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास, अरे यार तुम लोग आजा आजा मत करो यार, तो बार बार एडमिट करना पड़ा है यहाँ से। एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम को हमेशा हम ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको हम बोलते हैं मूविंग फ्रेम। यानी कि जैसे कि एक बस हो गया, ठीक है, एक बस चल रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा मूविंग फ्रेम है और वो मेरा मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम इनर्शियल की बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं अर्थ पे कहीं रोड पे खड़ा हूँ तो वो मेरा ग्राउंड फ्रेम हो जाता है। बट अर्थ पे खड़ा होना भी एक हमारा एक ग्राउंड फ्रेम नहीं होता, उसको हम सूडो बोलते हैं। कि जो जो भी हम पढ़ रहे, जो भी हम कर रहे हैं वो सूडो हमारा होता है। एक्चुअली में कोई कुछ भी चीज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल नहीं होती, वो हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि हम क्या दिखते हैं। तो इस टॉपिक में हम मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आखिर में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव करते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि जब हम ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं ना तब हमको एक अलग इक्वेशन मिलते हैं। और जब मूविंग कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम जब दिखते हैं ना तब हमको पता चलता है कि द थिंग्स आर डिफरेंट। तो वो कैसे है उसको मैं बाद में बताऊंगा तुमको। एक मिनट। हाँ, तुम थोड़ा जूम करोगे तुमको दिखने में आएगा ना ये जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ आएगा, जूम करेंगे तो आता है दिखने। हाँ ठीक है चलेगा फिर। अरे बाप रे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारा फ्रेम अगर मूव करता है तो हमारे पास न्यूटन के लॉ किस तरीके से वैलिड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारा न्यूटन के लॉ कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमारे पास न्यूटन के पास हमारे दो लॉज होते हैं। ठीक है, एक लॉ जो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर एक बॉडी के ऊपर अगर टोटल फोर्स अगर जीरो है, ठीक है, क्या है हमारा टोटल फोर्स क्या है, अगर मेरा जीरो है तो वो बॉडी हमारा एक्सेलरेशन नहीं करता। बराबर, इसका मतलब ये है कि ये हमारा फर्स्ट लॉ है जिसको बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एक बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि टोटल फोर्स में जीरो होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर सपोज कि मेरा एक बॉडी अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने निखिल को एक लात मार दी तो निखिल के पास एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अगर निखिल एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर टोटल फोर्स जो रहेगा, जितना भी इसका फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर एक जन लात मार रहे हैं तो मेरी लात का तो फोर्स बाय फैजान की लात, ठीक है, तो एल। फिर सपोज समीक्षा भी मार रही है तो फोर्स बाय समीक्षा। ये कुल मिला के यहाँ पर हमारा आंसर आएगा एम ए। ठीक है, ए क्या है, उसके पास जो एक्सेलरेशन जो लात खाने के बाद आई है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा दो पॉइंट्स हमको मेनली याद रखने हैं न्यूटन के बारे में। और न्यूटन के बारे में एक और चीज़ है कि ये जो हमारे जो ये लॉज है न्यूटन के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ये हमेशा हमको इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं। अब इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक बस है और मैं बस के बाहर खड़ा हूँ तो ये जो बाहर वाला फ्रेम है ना उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर ये सारे लॉज हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। बट व्हाट इफ कि अगर मैं किसी एक बस के अंदर ही बैठा हुआ हूँ तो क्या मेरे न्यूटन के लॉज हमारे ओबे होंगे, तो आंसर है नहीं।
हमको एक कुछ और फोर्सेस को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ हमारे न्यूटन के लॉ वैलिड है। तो जब भी अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब मूव करते हैं तो व्हाट वी कैन से कि हमारे पास एक न्यू फोर्सेस हमको ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है, और उन न्यू फोर्सेस को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में हमको ये सूडो फोर्सेस कहाँ से मालूम पड़ते हैं। जैसे कि तुमको पता भी होगा कि अगर हम एक बस में बैठे हैं और बस सडनली स्टार्ट हो जाए तो हमको एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो हमारा एक सूडो फोर्स होता है। लेकिन जो बाहर वाला बंदा बैठा हुआ रहता है तो उसको ये लगता है कि बस ने तुम पे एक धक्का मारा है, बराबर, क्योंकि कोई और तो चीज नहीं है जो तुम पे धक्का मारेगी। लेकिन जब तुम बस के अंदर बैठे हुए रहते हो तो तुमको लगता है कि नहीं, बस से तो हमको धक्का मारा ही नहीं, हम तो अपने आप ही पीछे आए। तो उस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे सूडो फोर्स। तो इनर्शियल फ्रेम में देखने इनर्शियल मतलब बाहर से देखने में हमारा ऐसा लगता है कि बस ने हमको धक्का मारा, बट अगर हम नॉन इनर्शियल अगर बस के अंदर ही रहेंगे तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमको किसी ने धक्का नहीं मारा, ये तो कहीं अलग से ही फोर्स आया है, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सूडो। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या, जब कोऑर्डिनेट मूव करेगा तो हम सूडो फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, जो है हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम जो ट्रांसलेशन मोशन मूव करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि जब हमारा जो फ्रेम है अगर वो ट्रांसलेशन मोशन करे तब क्या होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम वही बस वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं खड़ा हूँ और सपोज करो कि ये बस है ना, कि आगे की तरफ मूव हो रही है विथ सम वेलोसिटी v, ओके, और इसके अंदर सपोज एक छोटा सा बॉल यहाँ रखा हुआ है, और सपोज करो वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a, ऐसा है, समझो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इसकी वेलोसिटी v है, थोड़ा दूर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विद सम एक्सेलरेशन a। अब इसी बस के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक बॉल को आगे की तरफ एक धक्का मारा, ठीक है। तो जब मैं बॉल को एक धक्का मारूंगा यहाँ पे तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन a आएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मान के चलो ये a1 है और ये मेरा a2 है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या है ये? तो अब यहाँ पे हमको दो कंडीशंस करनी है, एक जब मैं बाहर से देखूंगा मतलब इनर्शियल फ्रेम से, दूसरा मैं देखूंगा जब मैं बस के अंदर हूँ तब सिचुएशन क्या होती है इस बॉल के ऊपर, बराबर। तो यहाँ पर हमको ये देखने मिलता है कि जब हम यहाँ से बाहर से देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, तो ये बॉल जो है ये बस के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बॉल जब बस के साथ साथ आगे मेरा बढ़ता है, सो व्हाट वी कैन से कि इसके अंदर एक मोशन है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारे इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, तो टोटल फोर्सेस एक्टिंग शुड बी इक्वल्स टू ma, बराबर। तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर जो टोटल फोर्स है हमारा, तो पहला फोर्स मैं बोलूंगा कि बस इस बॉल पे लगा रहा है, दूसरा फोर्स मैं बोलूंगा कि जो मैंने इसको लात मारी थी वो वाला फोर्स, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से कि यहाँ पर जो हमारा टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स वो मेरा ma के बराबर रहेगा, और ये ma किस वजह से आएगा, मैं बोलूंगा ma1 यानी कि ये बस वाला फोर्स प्लस ma2 जो मैंने लात मारी, और ये किसके बराबर होगा, मेरे ma के बराबर होगा। और यहाँ पर हम a को बाद में डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ d²r/dt²। तो ये कुछ हमारा इंटर रिलेटेड रहेगा जब मैं तुमको इसके डेरिवेशन कराऊंगा। तो बात समझ में आ रहा है तुमको? तो ये हमारा एक इनर्शियल फ्रेम में हेलो ऐसा हेलो दिखता है। हाँ वो d²r रहेगा ना कि dr² रहेगा? हाँ सॉरी, वो अरे उतना चलता है रे, अरे नहीं, बोला मैं क्या लिख रही हूँ मैंने। ना इसके लिए। हाँ हाँ इतना चलता है। तो यहाँ तक समझ में आया है मैंने क्या बोला? तो हम इसी चीज को, यही जो हमारा इक्वेशन हमारा आ रहा है ना, उसी को हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरीके से होगा। तो व्हाट आई कैन से कि यहाँ पे जो मेरा टोटल फोर्स है Ft, वो एक आएगा मेरा F ड्यू टू बस प्लस F ड्यू टू लात, ओके। अब इसी को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में किस तरीके से लिखेंगे? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं देखूंगा, सो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि इस बॉल के ऊपर एक फिक्टिशियस फोर्स, सूडो फोर्स लगा है जब ये बस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और इसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में किस तरीके से दिखता है। तो व्हेन वी टॉक, जब हम इनर्शियल फ्रेम से बात करते हैं तो हम उसको टोटल फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इफेक्टिव। तो ये थोड़ा फटाफट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक किसी कुछ डाउट तो नहीं है ना? हेलो, मेरे को एक चीज पूछना है। नहीं। हाँ क्या बोलते हैं,
अपना जो ये इनर्शियल फ्रेम है और जो नॉन इनर्शियल है, ये सब क्या बोलते, इसका मेन वो डेरिवेशन नहीं दिखा रहे ना तुम? नहीं, मैं फटाफट छोटे शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा अभी तुमको। यहाँ पे पूरा लिख के नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि पूरा नोट्स के अंदर है वो। हाँ चलेगा, थैंक यू, वही हाँ था बस। ना, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारे जो ये स्क्रीन है ना, जिसको मैंने डिस्प्ले किया है, उस पर टॉगल कर लो तुम, तो वहाँ पे तुमको एक अच्छे से बताता हूँ मैं। और जैसे कि मैं तुमको ये एग्जांपल के तौर पे बताया था बस एंड सम सिस्टम वाला, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो ओ दिख रहा है, यहाँ पे तुम खड़े थे बाहर की तरफ ग्राउंड में, और जो ओ स्टार है ना, ये तुम्हारा बस का फ्रेम है, मतलब तुम बस के अंदर बैठे हुए थे। तो हमारे पास दो फ्रेम हो गए, एक फ्रेम है ओ जो कि फिक्स्ड है, और एक है मेरा ओ प्राइम जिसको हम बोलते हैं कि वो मूविंग है। तो कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ओरिजिन एट ओ एंड ओ स्टार। ओ प्राइम हैज a relative translation velocity vr with respect to o is assumed to be fixed। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉल को हम क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रेम से देख रहे हैं, मतलब मैं बाहर से भी देख रहा हूँ और बस के अंदर से भी देख रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर बॉल को हम पी से यहाँ पे डिनोट करते हैं कि वो वहाँ पे पी पे था। नाउ व्हाट इज दिस आर एंड आर प्राइम? आर एंड आर प्राइम ये जो हमारे हैं, ये दोनों मेरे पोजीशन वेक्टर्स हैं। और ये आर बार क्या है? ये आर बार मेरा ओ से ओ स्टार की दूरी है, कि अगर जब मेरा ओ स्टार आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये आर बार कितना कितना आएगा, बराबर। सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मालूम है क्या? यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये देखो, ये आर बार है, तो ये वाला जो लाइन दिख रही है ना, ये मेरी आर बार है। ओके, ये जो है मेरा आर प्राइम, वो यहाँ पर आएगा, और ये जो कैपिटल आर बार है ना, वो इस तरफ आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार वाली यहाँ पे उठा के यहाँ लेके आ जाना, जब तुम यहाँ पे लिखते बैठोगे तो ये जो प्राइम वाला पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा। इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, तुमको पता चलेगा कि क्या है। तो ये आर प्राइम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हो गया कि ये मैं ग्राउंड से, मतलब मैं बाहर से देख रहा हूँ, ओ प्राइम मतलब मैं बस के अंदर से देख रहा हूँ, और पी वो बॉल है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ, और ये पी के हमारे बाहर से और अंदर अंदर से हमारे दोनों की लोकेशन से। और ये आर किसका लोकेशन है? मेरे बस बस और मैं जब बाहर खड़ा हूँ उसका लोकेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, तो अभी तुम उसको टॉगल कर लो मेरे जो लिखने के इसमें, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आ जाएगा मेरा आर प्राइम बार, ये आ जाएगा मेरा आर बार, और ये मेरा आ जाएगा कैपिटल आर बार। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जब बनाएगा, हम इसको ऐसे करेंगे, तो जब हम इसको वेक्टरली सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि जो आर बार है वो होगा मेरा आर प्राइम बार प्लस आर बार। ओके, अरे हितेश मत करना, है मत कर हितेश, अरे मिटा इसको। हाँ, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ लो मेरा पी था। तो ये मेरा ये इक्वेशन आने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जैसा कि हम बाहर से देखते हैं, तो बाहर से सिर्फ हमको क्या देखने मिलता है कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू हमारा आएगा एम ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ टी, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो बाहर से मतलब ओ से जब मैं देखूंगा तो वो आएगा मेरा एम, और ए की जगह पे क्या आएगा? ये आर बार आएगा, ये वाला आर बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ये मेरा जब मैं ओ से देखूंगा तब होता है ये। अब ये एफ टी क्या हो सकता है? एफ टी मेरा एफ बी प्लस एफ एल जो भी हो सकता है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ, अभी अगर सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ कि ओ प्राइम से अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो ओ प्राइम से किस तरीके से दिखेगा उसको हम पहले यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन मैंने उठाई थी, मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो तुम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ऐसा कि ये हो जाएगा मेरा वी बार इज इक्वल टू वी स्टार का बार, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरा डी आर बार अपॉन डी टी। तो ये डी आर बार अपॉन डी टी क्या है? ये मेरे बस और मैं जब बाहर से खड़ा उसकी वेलोसिटी है। तो लेट अस टेल कि ये मेरा हो जाएगा, ये जो पार्ट है मेरा, इसको मैं लिखता हूँ वी आर बार। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा वी बार इज इक्वल टू वी स्टार बार प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरा वी आर बार।
अब इसको अगर फर्दर अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए बार इज इक्वल टू ए स्टार का बार प्लस यहाँ पे मेरा ए आर बार। ना व्हाट इज दिस, अब इसको अगर मास से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आएगा एम ए बार इज इक्वल टू एम ए स्टार बार प्लस एम ए आर बार। ना ये सारे के सारे मेरे फोर्स बन गए। ना व्हाट इज एम ए बार देखो यहाँ पर है, तो ये मेरा टोटल फोर्स है। ये एम ए स्टार बार क्या हो जाएगा, तो ये मेरा एम एफ इफेक्टिव है, मतलब ये जो फोर्स है जो मुझे बस के अंदर से दिखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर एम ए आर बार क्या है जो मैं लगाया हूँ बस की तरफ से, मतलब ये जो एफ ई इफेक्टिव है ना, ये एक्चुअली में क्या है कि वो फोर्स है जो मैं तुमको लात मारते वक्त दिखाया था। एम ए बार क्या है मेरा, ये वो फोर्स है जो बस अप्लाई करेगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लेने देता हूँ इसको एम ए आर बार। तो यहाँ से अगर हम एफ इफेक्टिव निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे एफ टी माइनस एम ए आर बार। तो यही हमारा पहले वाला डेरिवेशन है कि हमको यहाँ पे पता चलता है कि एफ इफेक्टिव जो हम बस के अंदर से देखते हैं वो हमारा कम होता है एफ टोटल, यानी कि हम जब बाहर से देखते हैं वो हमको ज़्यादा फोर्स लगता है, लेकिन जब अंदर बैठे हुए रहेंगे तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ हमारी आती है, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो ये जो एम ए बार है ना मेरा, ये जो नेगेटिव है, ये हमारा एक सूडो फोर्स है जो हमको बस अप्लाई करके देता है। नाउ व्हाट इज दिस एफ इफेक्टिव? एफ इफेक्टिव जो हम तो सोचते हैं कि जब मेरे को लात पड़ी थी, ठीक है, जो मुझे लात पड़ी थी, ठीक है, तो वो है मेरा एफ इफेक्टिव। और ये जो एम ए आर बार है ये हमारा सूडो फोर्स है जो उसको कम कर देता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो इसको अगर हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें एग्जांपल के तौर पे, जैसा इसको मैंने बताया था, तो कैसे होगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से जब देखा तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस थे, एक जो इस पे बस पे लगा रहा था और एक जब मैंने लात मारी थी, ठीक है। तो ये MA1 और मैंने MA2 उसको रिप्रेजेंट किया था। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ लात पड़ी थी ना, जब मैंने अंदर देखा इसको, तो इसको तो सिर्फ एक लात ही पड़ी थी, बराबर। जब अंदर से मैं इसको देखूंगा तो इसको सिर्फ एक लात पड़ी थी। हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा कि इसको किसी और जगह से बिना लात मारे भी एक फोर्स एक्सर्ट हुआ है, और तो उसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है? आई रिपीट कि मैंने क्या बोला कि ये मेरा बस है, ठीक है, इस बस के ऊपर मैंने देखा कि मैंने इस बॉल पे एक लात मारी, ठीक है, तो वो है मेरा एफ इफेक्टिव। अब मैंने एक और चीज बोला कि ये मेरा एफ इफेक्टिव है। अब उसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़ा और बस भी स्टार्ट हो गई, तो बस ने क्या कर दिया कि इसका एक्सेलरेशन कम कर दिया, क्योंकि बस क्या करेगा, इसके ऊपर एक अलग सा फोर्स लगाएगा जो हमको दिखेगा ही नहीं अंदर के फ्रेम से। तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे सूडो फोर्स, जो कि ये है हमारा एम ए आर बार, बराबर। तो ये एफ टी क्या है, ये एफ टी वो फोर्स है जो हमको बाहर से देखने को मिलता है। एफ इफेक्टिव जो हमको पड़ती है लात वो है, और इसको कम कौन करता है, हमारा सूडो फोर्स कम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमारी है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा होता है सूडो फोर्स, जब हम क्या करेंगे बस के अंदर, यानी कि मूविंग फ्रेम में जब बैठे हुए रहेंगे तब। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं, कंटिन्यू कर। पक्का ना, किसी और को कुछ डाउट नहीं है? ओ पॉइंट जो है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट है, और ओ स्टार नॉन इनर्शियल फ्रेम का पॉइंट है ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। और ये हमारा दोनों का वो है, मिलाव है कि किस तरीके से दिखेगा ये। तो एकदम सिंपलेस्ट क्या रहता है हमारे में, क्या हम सिंपलेस्ट में ये देखते हैं कि जब हम बाहर से देखेंगे, मतलब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, तो हमको यहाँ से दो फोर्सेस दिखते हैं। एक जब मैं इस बॉल को लात मारूंगा, दूसरा जब ये बस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जब मैं अंदर की तरफ बैठा रहूंगा तो अंदर की तरफ से मेरे पास एक ही फोर्स रहेगा, ठीक है, एक ही फोर्स मुझे दिखेगा। वो कौन सा फोर्स रहेगा, जब मैं इसको यहाँ पे लात मारूंगा। दूसरा फोर्स तो मुझे दिखने नहीं वाला ना, क्योंकि मैं बस के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, बराबर। तो जब बस इसको लगा रही है फोर्स, वो तो मुझे बाहर से दिख जाएगा, लेकिन जब मैं अंदर रहूंगा तो वो मुझे नहीं दिखता, तो उसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। समझ रहे हो तुम?
तो यही चीज है यहाँ पे, बस बाकी और कुछ नहीं है, खाली इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया, कोई डरने की बात है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे एफ इफेक्टिव क्या है, एफ टोटल माइनस एम ए बार, बस यही है। तो एफ इफेक्टिव मतलब वही फोर्स जो हम लात मारते हैं वो। अब इसके बाद एक दूसरा फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग फ्रेम। अब उसका डेरिवेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तो मैं इसके अंदर तुमको फटाफट एक बार बता देता हूँ कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर क्या होता है। अब डेरिवेशन जो है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखते, बट एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बता देंगे। तो सेकेंड हमारा जो टॉपिक आता है दूसरा, एक होता है रोटेटिंग फ्रेम का। मतलब ये है कि सपोज करो कि एक ऐसा फ्रेम है, ये स्टेशनरी है, ठीक है, तो ये मेरा ओ है। हाँ, एक फ्रेम है जो क्या हो रहा है कि ओ से ही पास हो रहा है, लेकिन ये ना क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब पहले यहाँ था तो यहाँ आ गया, फिर ये वाला डंडी यहाँ थी तो ये यहाँ आ गई, और ठीक ये वाला था तो ये यहाँ पर आ गया। तो सपोज करो कि अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, जब मैं हम क्या बात कर रहे हैं, जब ये फ्रेम रुका हुआ है और जब ये चल जाता है, दूसरा फ्रेम हम कंसीडर करेंगे और चल जाता है, तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारा वाई डैश हो गया, जेड डैश हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एक्स डैश हो गया। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको फाइंड करना है कि सपोज करो कि अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है या फिर कोई एक बॉल है यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, और जो ओ से यहाँ से आर बार की दूरी पर है, जो ये हमारे आर बार की दूरी पर है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि इस आर बार को यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दो हमारे पास फ्रेम होंगे। एक फ्रेम में जब हमारा क्या होगा कि हम रुके हुए होंगे, एक फ्रेम वो होगा जिसमें हम घूम रहे होंगे, हम रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो जब हम रुके हुए होंगे तो इस पर्टिकुलर बॉल या फिर कोई भी बॉल है, जब ये चलेगा, एक्सेलरेट करेगा, तब उस पर इफेक्ट क्या है वो दिखना है। दूसरा, जब हम घूमने लगेंगे तब उस पर्टिकुलर बॉल पे वही इफेक्ट किस तरीके से दिखेगा वो होता है। तो जब हम रुके हुए होंगे तब हमको यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है सब दिख जाएंगे, लेकिन जब हम क्या करेंगे, घूम रहे होंगे, तब हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे सूडो फोर्सेस दिखेंगे। तो घूमने वाले सूडो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, मतलब रोटेटिंग वाले सूडो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला एक फोर्स हमारा होता है, मैं तुमको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुमने इसको बचपन में भी पढ़ा है। मतलब होता क्या है कि सपोज करो कि अगर ये मेरा एक डिस्क है और मैं इसको यहाँ से ऐसा पकड़ के घुमा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से तो घुमा रहा हूँ मैं ओमेगा से, और यहाँ पर अगर मैंने एक कॉइन को रख दिया, जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये कॉइन बाहर की तरफ चला जाएगा, ये सेंटर से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है, जब हम देखेंगे इसके ऊपर बैठ कर, ठीक है, तो वो हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना कहाँ बैठेंगे, हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं, और तब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके ऊपर हमको लगेगा कि एक फोर्स होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है कि सपोज करो कि ये बॉल यहाँ पे रुका हुआ था ना, सपोज करो कि अगर मैं इस बॉल को यहाँ पर ऐसा फेंकना चालू कर दूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में, तो जब अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ही है, बट जब अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ रहूंगा ना तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा, मुझे ये कुछ ऐसा कर्व पार्ट फॉलो करते हुए दिखेगा। तो जब मैं वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ था, तब ये मेरा कर्व पाथ किस तरीके से आया, बिकॉज कर्व होने के लिए कम से कम एक फोर्स की जरूरत होती है, और कोरियोलिस फोर्स हमेशा क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी अगर ऐसी है तो यहाँ एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा कोरियोलिस फोर्स है जब बॉल की वेलोसिटी ऐसी है। अगर बॉल की वेलोसिटी ऐसी है तो मेरा कोरियोलिस फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये मेरा फोर्स जब मैं रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर बैठा हुआ रहता हूँ तो ये किस तरीके से एक्ट करता है, तो ये तो हमारा दूसरा फोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स, जो कि हमारा एक बॉल की कर्वेचर को बनाता है जब हम रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर बैठे हुए रहेंगे। तीसरा फोर्स हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एजीम्यूथल फोर्स। अब एजीम्यूथल फोर्स क्या होता है कि सपोज करो कि अगर ये मेरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रहा, ये मेरा अपनी वेलोसिटी रफ्तार बढ़ाया जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक पंखे को ले लें, तो पंखे को अगर 0 से लेके अगर कुछ वेलोसिटी तक लेके आना रहता है, मान के चलो
24 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर ऐसी वेलोसिटी तक लेके आना है तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उसको एंगुलर एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा। तो जब भी अगर हमारे पास एक फ्रेम के पास एक रोटेटिंग फ्रेम के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि घूमने वाली रफ्तार आ जाती है उसके पास, तो हमारे पास एक एजीमुथल फोर्स लगता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं ना, कि अगर हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से अगर हम खो जाते हैं, सपोज करो कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गए, तो अगर जब हम अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं तब हम पर एक फोर्स लगता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने क्या करी, घूमने की रफ्तार बढ़ाई ना, तो हम पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल फोर्स। अब वो कहाँ पे लगता है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हमारा है यहाँ पर एक कोरियोलिस फोर्स। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को कि घूमते हैं हम तब हमारे पास 3 फोर्सेस होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस और एक एजीमुथल। सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स होता है जब हम देखेंगे कि वो बॉल को बाहर फेंकने के लिए मजबूर कर देता है, और ये सब चीजें कब हो रही है, जब हम उसी के अंदर बैठे हुए रहेंगे, याद रखना। दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। अगर हम एक बॉल को क्या करेंगे, इसी रोटेटिंग फ्रेम में अगर एक वेलोसिटी दे देंगे तो वो हमको तो दिखेगा कि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन जब हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे ना तो उसके अंदर एक कर्वेचर आ जाता है, एक हमारा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसा हमको दिखेगा। तो जब ऐसा वो कर रहा है तो व्हाट वी कैन से कि वो उसके लिए इसके पास एक फोर्स होगा, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स। दूसरा होता है मेरा एजीमुथल फोर्स, जो कि हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन होने की वजह से आता है। हेलो फैजान, हाँ बोलना। ये कोरियोलिस फोर्स में वो फोर्स सेंटर की तरफ क्यों आता है? मेरे को नहीं समझा वो। सेंटर की तरफ नहीं आता ये, मतलब वो ये सेंटर अंदर की है। तरफ, हाँ, वो मेरे को नहीं समझा। वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ओके। समझ रही है? हालांकि देख अभी तो देखेगी ना तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, बराबर, लेकिन जब तू उसके ऊपर बैठ जाएगी ना, तो जब तू फ्रेम के ऊपर ही बैठ गई है, ठीक है, जब फ्रेम के ऊपर तो वो घूम जाता है। मान के चल कि वो पहले यहाँ था, अब फ्रेम मेरा यहाँ घूम गया, तो क्या हो गया कि ये हाँ। फ्रेम यहाँ घूमने की वजह से ये पहले यहाँ तक आया, फिर ये थोड़ा यहाँ चले गया, फिर ये और घूम जाएगा, थोड़ा यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ा ये और आगे जाएगा तो ये ऐसा घूमने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमको दिख रहा है कि ये ऐसा जा रहा है, बट हालांकि तो वो स्ट्रेट लाइन में ही परफॉर्म कर रहा है जब हम बाहर से देखेंगे तो। लेकिन अगर हम देखेंगे ध्यान से कि जब अब बैठे हुए हैं तो हमको वो कर्व दिखेगा। तो अब ये कर्वेचर किस वजह से आया, तो हम बोलते हैं कि वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आया, जो कि एक सूडो फोर्स है, बराबर। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बोलते हैं कि ये फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि पहले यहाँ था तो उसको कोई यहाँ पे खींचा है, तो ये फोर्स यहाँ पर आया, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। दूसरा जब ये यहाँ घूम गया तो एक यहाँ पर अंदर की तरफ एक फोर्स आया, जो कि इसको यहाँ खींच लिया, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे। जूम करना है हेलो क्या? सर, हाँ बोलना। एक सेकंड, आवाज कम करूंगी। अरे मैं क्या बोल रही थी, इसमें अपना वो इक्वेशंस भी रहेगा ना? अभी इक्वेशन तुमको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन कराने नहीं वाला उसको डिराइव पूरा, मैं तुमको यहाँ पे हाँ। दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। ओके। तो अभी हम टॉगल करेंगे वापस से यहाँ पर, मेरे जो पीडीएफ शेयर किया था वहाँ पे। हेलो हेलो, हाँ बोलना। ये जीरो कब होएगा भाई? एजीमुथल zero? फोर्स का जीरो होना का मतलब क्या होगा फिर इसका? एजीमुथल फोर्स जीरो तब होता है जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते हैं, जैसे कि एक मैरी गो राउंड होता है ना अपने को, बचपन में बैठते थे अपन, ऐसा घोड़ा उड़ा रहता था, घोड़े के ऊपर बैठने का। तो जब घोड़ा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जब घोड़े की रफ्तार बढ़ रही है तब हम पे एक एजीमुथल फोर्स लगेगा, और जब घोड़े की रफ्तार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाती है, मान के चल कि वो एक ही रफ्तार से घूमे जा रहा है, तब एजीमुथल फोर्स हमको नहीं दिखेगा। देखना कभी भी अगर हम स्टार्ट ऑफ द मोशन, कभी भी झूले के स्टार्ट ऑफ द मोशन और एंड ऑफ द मोशन में हम ज्यादा फोर्स फील करते हैं, कभी भी देखना। और जब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पकड़ लेता है ना, तब हमको इतनी फोर्स एक्ट नहीं होती। रीजन क्यों है? उसका रीजन यही है कि वो हमारा एजीमुथल फोर्स है वहाँ पे। तो यही रीजन है कि कोरियोलिस फोर्स का भी जीरो होना, यही मतलब है? नहीं, कोरियोलिस फोर्स कब नहीं रहेगा मालूम है क्या? कोरियोलिस फोर्स फोर्स कब भी नहीं जीरो रहेगा होता है। जब हमारा ये
हाँ होता है, जब ये बॉल है ना, बॉल मैंने फेंका था ना इस हाँ। बॉल को, अगर मैं बॉल को ना फेंकूं, ठीक है, तब कोरियोलिस फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। कोरियोलिस फोर्स कब एक्ट करता है मालूम है क्या? जब मैंने इस बॉल को यहाँ पे एक मोशन दिया था, एक वेलोसिटी दी थी। अगर मैं इस बॉल को यहीं पे रख दूं तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। अगर इस बॉल को अगर मैंने यहाँ पे फेंक दिया तो सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस दोनों आएगा, ठीक है। अगर ये फ्रेम अगर एक्सेलरेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो एजीमुथल भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों चीजें हमारी यहाँ पे है। ओके ओके, समझ थैंक यू। रहे? बॉल को हाँ रख हाँ दिया सेंट्रीफ्यूगल, बॉल को भागाने लगा, मैं वेलोसिटी दी, तो कोरियोलिस प्लस सेंट्रीफ्यूगल दोनों। तीसरा आएगा मेरा एजीमुथल फोर्स, जब हमारा ये और फ्रेम जो है वो एंगुलर रोटेट करने कांस्टेंट लगे। एंगुलर नहीं, वेलोसिटी ना? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट जब बढ़ाते एंगुलर रहेगा। वेलोसिटी। हाँ हाँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि जब यहाँ पे V0 तो कोरियोलिस फोर्स 0, और यहाँ पे जब मेरा अल्फा 0 तो एजीमुथल फोर्स मेरा 0, और सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा रहता है। ठीक है यहाँ तक? अगर अपन उसको टॉगल कर लेंगे, जहाँ पे मैंने PDF शेयर किया था, तो उसको डिराइव तो बहुत खतरनाक तरीके से किया है। 3-4 पेजेस है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ वाले पेज पे देखो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सिस बनाया मैंने। एक एक्सिस मैंने यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड बनाया, और एक मैंने बनाया एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो जो मेरे प्राइम वाले हैं वो रोटेट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट P है। उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैंने सबके यूनिट वेक्टर्स बना दिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट P, जहाँ पे सपोज ये मेरा बॉल है और ये मेरा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है ये अभी हमको नहीं पता। सपोज करो अगर ये मूव करता भी है, तो अगर ये इस तरफ जाता है तो ये वाई कैप मूव करता है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो जेड कैप मूव करता है, अगर ये अंदर की तरफ आता है तो ये एक्स कैप मूव करता है। बट वही चीज अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो उसके जो यूनिट वेक्टर है वो चेंज हो जाएंगे। अगर वो यहाँ जा रहा है तो हमको रोटेटिंग फ्रेम से दिखेगा कि वो इस तरफ जा रहा है, तो वो मेरा हो जाएगा वाई प्राइम कैप। अगर हम क्या करेंगे कि अगर वो बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको रोटेटिंग फ्रेम में दिखेगा कि वो इस तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये हमारे क्या है कि ये हमारे नोटेशन से हमको समझाने के लिए कि हमारा बॉल का मोशन किस तरीके से होगा। तो हमारा पहला टास्क ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, सारे पोजीशन वेक्टर को, यानी कि हम पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे रोटेशन वाले फ्रेम का, और साथ ही साथ हमारा ये जो हमारा फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका। तो उसको करने का सिंपल तरीका ये है कि हम दोनों को आर बार जो है ना उसको लिख देंगे। तो आर बार को लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, बराबर। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये आर बार है, अभी आर बार तो चेंज नहीं होने वाला ना, दोनों ही फ्रेम है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है कि पोजीशन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आर बार जो होगा मेरा वो एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप और जेड जेड कैप है, और दूसरा आर बार जो रहेगा वो मेरा एक्स प्राइम में आएगा, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है कि हमको इन दोनों को मिलाना है, देखना है कि किस तरीके से होगा। तो एक तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये y है और ये मेरा y प्राइम है, तो मान के चल कि ये मेरा थीटा एंगल बनाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा y प्राइम है ना, वो मेरा y cos थीटा है। अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि y प्राइम जो है मेरा, वो मेरा y cos थीटा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा ना, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा कि मैं आर बार और एक्स कैप, आर बार और वाई कैप, आर बार और जेड कैप, इनके बीच में क्या करूंगा, मैं एक रिलेशन निकालूंगा। तो मैं सबको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे डॉट कर दूंगा। जैसे कि पहले मैंने एक्स कैप को आर बार के साथ मैंने वो किया, तो ये एक्स कैप ये, और आर बार मैंने ऊपर वाला लिया, ठीक है। एक्स कैप ये है, मैंने आर बार कौन सा लिया, ऊपर वाला लिया, तो मुझे आंसर मिला एक्स। तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तुमको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं वाई कैप और मेरा आर बार क्रॉस करूंगा तो वाई, और ठीक उसी तरीके से जेड। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया, किसके लिए, रोटेटिंग और फिक्स के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इसी को मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये एक्स डॉट आर बार है ना, तो आर बार की जगह पे अभी मैं ये डाल दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख, एक्स यहाँ पर आएगा, ये एक्स यहाँ पर ही है, ये मेरा एक्स कैप यहाँ पर है ये वाला, और आर बार की जगह पे मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो ये मेरा पहला काम ये हो गया कि मैंने यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम और फिक्स वाले फ्रेम को मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेके आ गया
कि अगर मैं सपोज करके अगर एक्स में बोलता हूँ कि 10 किलोमीटर चला, तो मैं उसकी डायरेक्शन इन द रोटेटिंग फ्रेम किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे इक्वेशन जो होते हैं ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, और ये कभी काम नहीं आते क्योंकि इसके मैथ सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो ये द डॉट प्रोडक्ट्स इन इक्वेशन 3 आर सिंपली कोसाइन्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि मैंने कोसाइन बताया था ना, इस y को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ y स्टार की तरफ, तो y स्टार मेरे को मिलेगा y cos थीटा। तो दे आर जैसे कोसाइन एंगल, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, डॉट प्रोडक्ट इन इक्वेशन 3 आर सिंपली कोसाइन्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस। अब देख यहाँ पे नोट है कि दिस टर्म्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड अनवाइडली वी विल अवॉइड द यूज ऑफ दिस। ऑल्सो द इक्वेशन 2 इज फॉर वेक्टर आर बार फॉर द ओरिजिन, सो वी नीड अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर एनी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ऊपर आए हैं हमारे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमको एक जर्नलाइज चाहिए। जर्नलाइज का मतलब ये है कि हमको एक्स वाई जेड नहीं चाहिए। हम सिर्फ क्या करेंगे, एक वेक्टर को देखेंगे और एक ही वेक्टर पे हम सारी कहानी बताएंगे, ठीक है। तो उस जनरल वेक्टर के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा है। अब ये क्या है, मेरा ओ, ये मेरा फिक्स फ्रेम है और ये मेरा ओ स्टार मान के चल यहाँ पर है, ठीक है। और ये मेरा मूव कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास दो फ्रेम आ गया, एक ओ आ गया और एक ओ स्टार आ गया। तो होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे ओ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, सो व्हाट आई कैन से कि ये ए जो है अभी मेरा कांस्टेंट है, बट जब मैं ओ प्राइम पे बैठूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ए जो है ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये जो ए बार है ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक को लगेगा कि ये रुका हुआ है, दूसरे को लगेगा कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया, तो ए आ गया मेरा ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप और ए जेड जेड कैप, ठीक उसी तरीके से ए बार यहाँ पे प्राइम वाले इसमें भी ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि इन दोनों का टाइम डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि एक के लिए वो कांस्टेंट है और दूसरे के लिए वो कांस्टेंट नहीं है। तो वेक्टर ए विच इज कांस्टेंट इन वन फ्रेम इज नॉट कांस्टेंट इन द अदर बट मूव, या फिर बट रोटेट, मिस कर गया यहाँ पे मैं, बट रोटेट से अच्छा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो टाइम डेरिवेटिव लेंगे, एक डेरिवेटिव फिक्स फ्रेम में, एक डेरिवेटिव इन द रोटेटिंग फ्रेम। क्योंकि एक के हिसाब से दूसरे को देखेंगे तो दूसरा वाला मूविंग ही दिखेगा ना। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये फ्रेम रोटेटिंग दिखेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा ये जो ए बार ये मेरे को कांस्टेंट दिखेगा, बट इफ आई सी फ्रॉम दिस रोटेटिंग फ्रेम तो ये मुझे ए बार मूविंग दिखेगा, बराबर। क्योंकि ए बार ये मूविंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेस में मानता हूँ और ये ओ मेरे आसपास घूम रहा है, ऐसा मैं समझूंगा। तो ये हमारे रिलेटिव टर्म्स है। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ मैं, द रिजल्ट इज दैट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर इज डिफरेंट इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी डिनोट डी बाई डी टी एज अ टाइम डेरिवेटिव इन अनस्टार फ्रेम, यानी कि ये मेरा फिक्स फ्रेम है, एंड डी स्टार बाई डी टी एज टाइम डेरिवेटिव इन स्टार फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइम डेरिवेटिव हम लेंगे, बिकॉज ए हमारा कब कांस्टेंट है ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि मतलब कि जब मैं स्टेशनरी फ्रेम से देखूंगा तो खुद ए स्टार को कांस्टेंट पाऊंगा, बट दूसरा फ्रेम रोटेट हो रहा है तो ए स्टार इज रोटेटिंग। जब मैं रोटेटिंग में हूँ आई विल सी माई सेल्फ एट रेस्ट, ए स्टार विल बी ए कांस्टेंट, बट दूसरा फ्रेम रोटेट होते हुए दिखेगा, सो ए स्टार इज रोटेटिंग। तो ये ऐसा मैंने अपने हिसाब से लिखा था। अब जैसे कि ए स्टार मेरा चेंज हो रहा है तो मैं इसका टाइम डेरिवेटिव दोनों में लूंगा, मैं एक डी स्टार में और एक डी बाई डी टी में और एक डी स्टार बाई डी टी में। तो एक स्टार में आएगा, एक अनस्टार्ट में आएगा। अनस्टार्ट का मतलब है फिक्स, स्टार का मतलब है रोटेटिंग। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे एक चीज ये मिलेगा कि अगर मैं टोटल डेरिवेटिव यानी कि डी आई बाई डी टी अगर मैं लूँ, ये क्या है मेरा, ये वाला है डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर इन दी फिक्स फ्रेम, तो वो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव इन द स्टार्ट फ्रेम, यानी कि इफेक्टिव वाला पार्ट ये इफेक्टिव हो गया, जैसे कि हमने पहले किया था। देखो एफ टोटल इज इक्वल टू एफ इफेक्टिव प्लस सूडो, ठीक है। तो ये वही है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डी ए बाई डी टी जो है ये मेरा टोटल है, ये मेरा इफेक्टिव है जो हमको रोटेटिंग में दिखेगा, और ये सारे के सारे जो चीजें है ये मेरे सूडो है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें हमको समझ में ही नहीं आएगी जब हम क्या करेंगे, जब हम रोटेटिंग के अंदर बैठे हुए रहेंगे। और रोटेटिंग के अंदर बैठे हुए इसलिए यहाँ पर हर एक वेक्टर पे लिखना स्टार मार्क लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पर चेंज इन स्टार फ्रेम प्लस चेंज ड्यू टू रोटेशन। अभी पेपर पे जूम
तुमको नहीं दिख रहा है क्या अगर मैं पेपर पे जूम करता हूँ तो? दिख रहा है ना? नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो देते यहाँ से। हाँ हाँ जो भी कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन पे अरे है। ये असल में ना जूम नहीं हो रहा है ये यार। पीसी पे ही सही रहता है यार, ये मोबाइल का थोड़ा झंझट है। स्क्रीन जूम होती है फोन में? ना पढ़ जा, वो जो हिंदी में लिखा है ना तूने उधर जरा लेके जाना, मुझे पढ़ना है। हाँ हाँ चलेगा। अरे मेरे को अपना स्क्रीन नहीं दिख रहा हूँ, अरे कुछ भी हो रहा है। फोन पे होना इसलिए। ये फैजान का स्टूडेंट कौन है ये? किसी को अरे किसी को पता है क्या कैसे कर सकते हैं? मेरे को भूल ही आ रही है सब। क्या करना है? अरे ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा ये जूम करके दो जो मैं लिख रहा हूँ ना। अच्छा हाँ। हाँ तो मेरे को ना मेरा स्क्रीन ही नहीं मिल रहा है जो मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को बाकी सबका दिख रहा है। मतलब दिख तो रहा है, जब पीसी में अच्छे से दिख रहा है, इसमें ब्लर हो रहा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। मैं भी पीसी में देख रही हूँ। अरे वो नेट पे डिपेंड करता है। अरे अभी तो हम कुछ नहीं कर नहीं सकते। तुम्हारा फोन थोड़ा नीचे करो ना, हाँ हाँ हो एग्जैक्टली। सकता है। अरे मैं अपना स्टैंड का लेंथ नहीं कम कर सकता ना रे। अच्छा, ब्लर नहीं दिख रहा है, साफ दिख और रहा है थोड़ा सा टेढ़ा भी है फोन तो एक्चुअली। तो टेढ़े एक का मैं काम कुछ नहीं कर, कर सकता। पेपर सुन सुन, पेपर सीधा पेपर के कर। नीचे कुछ रख दे, बुक वुक थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना। पेपर के नीचे कुछ रख दे, 2-3 बुक। अभी मैं एक बैग उठा के लेके आता, रुक जा एक मिनट। हाँ एक नंबर वीडियो। सही है भाई, 1 नंबर, मस्त दिख रहा है अभी। टेढ़ा है, बस थोड़ा सीधा कर दे, थोड़ा सा। अरे अभी अभी देख, अभी साफ दिख रहा है क्या? बस सीधा कर उसको, थोड़ा टेढ़ा है मुंह। हाँ अरे एकदम वो बराबर दिख रहा है। पढ़ाओ तुम फुल आगे। HD। अरे सीधे का कैसा है ना कि मैं लिख नहीं पाएगा रे, फिर मेरे को टेढ़ा लिखने की आदत है और हाँ चलेगा, थोड़ा समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड अच्छा है। मुझे। ठीक है, चलेगा चलेगा। थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर है तो दिख रहा है, फिर चलेगा। हाँ चलेगा चल।
तो अभी मैंने यहाँ पे ये क्या बका मालूम है, अभी इसको फिर से अभी वो मेरे पीडीएफ वाले स्क्रीन को टॉगल करो तुम लोग। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये वापस से जाते हैं कि हमने अब तक क्या क्या किया। पहला हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। पहला पोजीशन वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या था कि हम अनस्टार्ड और स्टार यानी कि फिक्स और रोटेटिंग दोनों को हम यहाँ पे मिला के देखेंगे। तो मिलाने का मतलब क्या था कि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमको यहाँ पे ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो ये रिजल्ट हमको ज़्यादातर काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? बिकॉज यहाँ पर हम हर एक को वेक्टर्स को हमको पहले डॉट करना पड़ेगा और हर एक चीज़ का हमको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बन जाते हैं और हमको सब अभी मेरा जो एंगल जो बनता है उसको भी हमको यहाँ पे निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये बहुत हमारा वो हो जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक अलग वेक्टर लेते हैं कि हम क्या करें कि एक्स वाई जेड को ना सॉल्व करके एक जनरलाइज वेक्टर ले लेंगे कि हम इसको बोलेंगे ए बार। और ये ए बार जो होगा वो मेरा कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी माई वेलोसिटी वेक्टर, इट कैन बी माई एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ए बार जो रहेगा वो मेरा कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक रोटेटिंग फ्रेम में आता है ऐसे इसका कोऑर्डिनेट और एक फिक्स फ्रेम में ऐसा कोऑर्डिनेट आता है। हाँ, मैंने बोला कि जैसे कि अगर हम फिक्स फ्रेम में बैठे हुए हैं तो ये ए बार तो मुझे यहीं का यहीं दिखेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट व्हेन आई स्टे ओवर हियर, मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हूँ तो मुझे ये ए बार अपने आसपास घूमते हुए दिखेगा, बराबर। तो एक के लिए क्या है कि ये ए बार कांस्टेंट है, वहीं पर रुका हुआ है। बट जब मैं रोटेटिंग में जाऊंगा तो ये ए बार मेरा मूव कर रहा है। तो देयर हैज टू बी सम फोर्स या समथिंग एल्स जो यहाँ पर इसको मूव करते हुए दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब मैं टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो दैट डेरिवेटिव विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, मतलब सबके लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अगर ये ए बार की बात करूँ मैं तो ये सबके लिए अलग अलग है। तो डी बाई डी टी लेंगे जब हम फिक्स फ्रेम में रहेंगे और डी स्टार बाई डी टी लेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, घूमते हुए फ्रेम में हैं। तो ये सब मैंने दिखाया था क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको डेरिवेट कर देंगे दोनों तरफ से। तो हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने क्या किया, इन स्टार फ्रेम है अनस्टार फ्रेम दोनों को हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देख, नाउ फ्रॉम अनस्टार फ्रेम ऑब्जर्विंग स्टार फ्रेम। अनस्टार फ्रेम का मतलब क्या है, फ्रॉम फिक्स फ्रेम से हम देख रहे हैं कि स्टार फ्रेम के अंदर क्या होगा। तो मतलब डी ए बार बाई डी टी लेना है क्योंकि हम स्टार फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डी बाई डी टी क्यों लिया, क्योंकि हम स्टार फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, अनस्टार फ्रेम को। अनस्टार फ्रेम का मतलब क्या है, ये वाला। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो डेरिवेट करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। तो हमको पता है कि टोटल इसी को इफेक्टिव और ये सारे का सारा मेरा क्या रहेगा, सूडो वाला पार्ट रहेगा। तो अभी ये जो हमको आंसर आएगा तो यहाँ पे डी एक्स कैप अपॉन डी टी, डी वाई कैप अपॉन डी टी, डी जेड कैप अपॉन डी टी, ये सारे के सारे देखो ये मूविंग फ्रेम्स है। ये एक्स कैप वाई कैप एंड जेड के भी हमारा क्या होगा, ये मूव होगा। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे इसको डिराइव किया है। तुम इसको बाद में देख लेना जब पीडीएफ शेयर करूंगा। ये प्योरली मैथमेटिक है। तो हमको ये मिलता है कि एनी वेक्टर का जब तुम क्या करोगे, टाइम डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर रोटेटिंग फ्रेम में ऐसा आता है कि ओमेगा बार क्रॉस आर बार। तो अगर ये आर बार है, सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक्स कैप रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस एक्स कैप। अगर यहाँ पे एक्स प्राइम का कैप रखूंगा तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सा यहाँ पे डेरिवेशन है किसके लिए, ये इसकी वैल्यूज निकालने के। लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी एक्स कैप, डी वाई कैप एंड डी जेड कैप। और ये सारे के सारे रोटेटिंग फ्रेम में ये क्या है, हमारे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर निकालने के बाद हमने देखा कि डी एक्स कैप अपॉन डी टी क्या होगा, ओमेगा बार क्रॉस एक्स प्राइम का कैप। और इसके बाद हम जो भी आंसर यहाँ पे निकालेंगे उसको वापस से ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाली। ठीक है, इसको पुट करने के बाद हमको एक जनरलाइज आंसर मिलेगा जो कि ऐसा होगा। क्या होगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्टार ए बार डी टी प्लस ओमेगा बार क्रॉस ए बार। अब ये क्या है, ये हमारा एक हो गया, हमारा ऑपरेटर फॉर्म भी बोल सकते हैं। और फिर एक जनरलाइज्ड हो गया कि अगर मैं यहाँ पे अगर आर रखूंगा यानी कि पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वी रखूंगा तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का चेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ए रखूंगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर की चेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा जनरलाइज हो गया। मैं कोई भी वेक्टर को यहाँ पे रख के मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये होता है क्या है, ये डी ए बाई डी टी यानी कि क्या है, ये मेरा अगर मैं फिक्स फ्रेम से देख रहा हूँ मतलब रुके हुए फ्रेम से, ये वाला क्या है इफेक्टिव जो हमको दिखेगा जब हम कहाँ होंगे, जब रोटेटिंग करेंगे। तो और ये ओमेगा बार प्लस ए बार क्या है, वो इफेक्ट जो हमारे रोटेशन की वजह से आता है, यानी कि हमको सूडो भी बोल सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ ए बार एज सीन फ्रॉम अनस्टार फ्रेम, और ये अनस्टार फ्रेम से ही हम देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसका एक ऑपरेटर फॉर्म बना दिया। तो ये सारे का सारा पूरा मैथ्स है ये। जब तुम इसको वापस से जब मेरा रिवाइंड करके जब तुम देखोगे ना, जब रिकॉर्ड हो जाएगा ये, तब तुमको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो जैसे कि अगर मैं ए बार की ए की जगह आर बार डाल दूंगा तो ऐसा पोजीशन वेक्टर दिखेगा।
अगर वी बार डालता हूँ तो आंसर ऐसा आएगा। तो देख अभी मैंने यहाँ पे आर बार के लिए किया तो ये मेरा आर बार के लिए आंसर आया, ठीक है। तो आर बार मतलब क्या हो गया, डी आर बार डी टी मतलब वेलोसिटी, और ये वी स्टार वाला क्या है, मतलब वेलोसिटी इन द स्टार फ्रेम यानी कि रोटेटिंग फ्रेम वाला। और ये ओमेगा क्रॉस आर बार क्या होता है, ये मेरी रोटेटिंग वेलोसिटी होती है। याद होगा देख, एक होता है वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, हम पढ़ते हैं जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये वही है। तो ये क्या है मेरा ओमेगा बार क्रॉस आर बार, तो ये उसी का वेलोसिटी, ये क्या है मेरा रोटेटिंग वेलोसिटी। तो ये एक वेलोसिटी जो हमको फिक्स से दिखेगी, ये घूमते हुए, और ये रोटेटिंग वेलोसिटी। अब इसके बाद हम इसी चीज को क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद हमको अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना, इसको भी मैं बताने नहीं वाला किस तरीके से करते हैं। हमको ये चीज मिलेगी। अब देख यहाँ पे क्या है, ये डी ए बार अपॉन डी टी का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है मेरा, ये टोटल सेकेंड डिफरेंशिएशन है, ये इफेक्टिव है। और ये बाकी का जितना भी यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, ये रोटेटिंग के इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर होता ये है कि ए बार अगर मैं एक की जगह पे आर बार को यहाँ पे रखूँ, यानी कि मैं पोजीशन वेक्टर को रख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा डी स्क्वायर आर बार अपन डी टी का स्क्वायर। अब ये मेरा प्राइम वाला है तो ये मेरा प्राइम, बाकी सब जगह पे मैं क्या करूंगा, आर बार को यहाँ पे पुट करते जाऊंगा। तो व्हाट वी कैन सी कि ये जो मेरा है डी स्क्वायर आर बार अपन डी टी स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन है। अब ये ये स्टार का फ्रेम नहीं है, इसका मतलब ये टोटल एक्सेलरेशन है। स्टार का फ्रेम है यानी कि ये क्या है मेरा इफेक्टिव एक्सेलरेशन है। अब ये डी आर बार अपन डी टी क्या है, ये मेरा वेलोसिटी है इन द स्टार फ्रेम, यानी कि क्या, जब रोटेटिंग करते हैं तो उस वक्त हमको क्या वेलोसिटी दिखता है वो, तो ये मेरा हमारा वो आ जाएगा। तो ये 2 ओमेगा बार क्रॉस वी बार, ये जो होता है ये मेरा कोरियोलिस फोर्स है। ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये जो बाकी का बचता है ये मेरा अजीमुथल है। अभी अजीमुथल की देखो जरा, डी ओमेगा बार अपॉन डी टी, ये क्या है मेरा, ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर बार, तो ये मुझे अजीमुथल देता है। तो वही हो गया, एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इफेक्टिव, प्लस ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बाजू वाला, ये मेरा सूडो एक्सेलरेशन जो हमको दिखने वाला है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय एम कर देंगे तो हमको सबके सब फोर्सेस के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये एम ए हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा, ये बाकी सब भी हमको फोर्सेस के फॉर्म में दिख जाएंगे। तो ये एफ मतलब क्या, टोटल फोर्स, एफ प्राइम मतलब क्या, इफेक्टिव फोर्स, ये कोरियोलिस फोर्स हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और ये अजीमुथल फोर्स हो गया। तो कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट व्हेन द बॉडी इज इन रोटेटिंग फ्रेम। सेंट्रीपिटल फोर्स कब हो गया, and centripetal force acts always along the line joining the center to the body। azimuthal force कब हो गया, जब हमारा रोटेटिंग फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमको यहाँ पे सिंपल क्या मिला मालूम है क्या, एफ स्टार का प्राइम, यानी कि क्या है, ये मेरा रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि एफ इफेक्टिव, ये है मेरा एफ टोटल प्लस एफ सूडो। सूडो मतलब क्या, ये तीनों। प्रेजेंट सेंट्रीफ्यूगल होगा ना, कहाँ पे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना यहाँ पे, हाँ? नहीं यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल ही होगा, क्योंकि हम एफ टोटल की बात कर रहे हैं। जब ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना, तब वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल का अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल होता है ना। जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी ना, नेगेटिव साइन, तब उसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल ही है वो, सेंट्रीफ्यूगल पॉजिटिव ही रहता है। सेंटर की टुवर्ड्स रहेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन देता है, और बाहर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। नहीं, ये सेंट्रीपिटल ही है। अरे वो बाहर की रोटेटिंग तरफ बॉडी रहेगा तो है। नेगेटिव देगा ना। बाहर की तरफ जब हो जाएगा, सुन मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ, नेगेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वही तो, जब ये अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट डायरेक्शन अलग अलग रहता है। अब देखिए, अब जब एफ इफेक्टिव निकालने डायरेक्शन जाऊंगा अलग है ना। हाँ, एफ इफेक्टिव निकालने जाऊंगा ना मैं, तो ये पूरा उठ के वहां पे चले जाएगा और सब नेगेटिव हो जाएंगे। सब नेगेटिव हो जाएंगे तब मैं ये कोरियोलिस ही रहेगा, ये सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, और ये अजीमुथल तो ऐसी का वैसी रहेगा। समझ रहे हैं? जब हम बाहर के फ्रेम से देखते हैं ना, टोटल फ्रेम यानी कि फिक्स फ्रेम से देखते हैं ना, तब हमको कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर नहीं आता, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स ही पता चलता है। देखना, हम बोलते हैं कि जब अगर हमारा
एक आप बॉल है बाहर जो से सर्कल में देखेंगे तो घूम रहा है मान के चल। बाहर से देखेंगे तो सेंट्रीपिटल ही हाँ तो पता ये एफ चलेगा, टी है ना, सेंट्रीफ्यूगल नहीं तो पता। एफ तो टी जो है ना, ये एफ टी मतलब ये हाँ, टोटल फोर्स है जो हम बाहर से देख रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल ही शो बाहर से करेगा। देखेंगे तो लेकिन जब हम मतलब एफ जो जो इफेक्टिव, जो ऑन द है उसको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होएगा। हाँ अगर तू बॉल के नजरिए से देख रहा है मतलब एफ इफेक्टिव देख रहा है, समझ रहा है, तो तेरे को एफ से सारे के सारे टर्म्स माइनस करने पड़ेंगे, तो ये जब उल्टा जाएगा वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, तब ये सेंट्रीफ्यूगल बन जाएगा। याद रखो ऐसे ही रहता है ये। एफ टी में यहाँ पे पॉजिटिव तो सेंट्रीपिटल, जब ये एफ प्राइम निकालेंगे एफ की जगह सब जब नेगेटिव हो जाएंगे, तब ये जब नेगेटिव हो जाता है ना तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे दो फ्रेम है ना, एक ये वाला फ्रेम की बात ये कब हो रहा है, ये वाला इक्वेशन कब आया, जब हम बाहर से देख रहे हैं तब सेंट्रीपिटल है। ये तू तो और जब रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम ये है, तू रोटेटिंग फ्रेम ये का बोल रहा है? ये रोटेटिंग फ्रेम है, ये बाहर का फ्रेम है। हाँ ये इक्वेशन बाहर की फ्रेम का है पूरा, ये इक्वेशन जो है ये पूरा का पूरा क्या है, बाहर के फ्रेम का। तो उसमें क्या क्या देखने को मिला, एक हमको देखने को बोला कि जब रोटेट हो रहा था तब एक फोर्स लगी थी, मान के चल कि मैंने घूमते घूमते जब रोटेट हो रहा था तो मैंने किसी को एक लात मारी, तो वो एफ इफेक्टिव ये है, ठीक है। अब जब घूमने का जब इफेक्ट आया मतलब जब घूमने लगा, तो हमको ये तीन अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले, एक मिला कोरियोलिस, एक मिला सेंट्रीपिटल, एक मिला हमको एजीमुथल, याद रखना। तो ये एफ प्राइम जो है ना ये इफेक्टिव है, जो मैंने लात मारी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट जब अगर मैं क्या करूंगा, जब मैं रोटेटिंग में जाऊंगा, रोटेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर ये तीनों फोर्सेस हमको देखने को ही नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ तुमको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है कि मैंने सिर्फ एक ही लात मारी है ना तुमको, तो वो लात का जो तुमको रहेगा वो एफ इफेक्टिव रहेगा। बट हम देखेंगे कि मेरे लात के साथ साथ मैं और आड़ा टेढ़ा मोशन भी कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमको एक बिना देखा हुआ फोर्स दिख रहा है। वो कौन कौन सा है? एक कोरियोलिस है, एक सेंट्रीफ्यूगल है और एक अजीमुथल है। तो कब होगा ये? जब मैं एफ प्राइम की बात करूंगा, मतलब ये सारे इक्वेशंस को मैं वहां उठा के लेके चले जाऊंगा तब। समझ में आया अभी? रोटेटिंग फ्रेम में। हाँ तब रोटेटिंग फ्रेम में। हाँ समझ रहे हैं हाँ सभी? ठीक है। तो एफ इफेक्टिव क्या होता है वैसा ही रहता है। तो अब ये हो गया। वैसे अभी ज्यादा टाइम हो गया है, मेरे को भी जाना भी है उसे, तो मैं छोटा छोटा ये जो है ना एक करा के मैं चले जाता हूँ, चलेगा? तो डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस मत कर, तो ऊपर डायरेक्ट हाँ अभी बता दे। एमसीक्यूज का क्या है, मैं तुमको फटाफट बताता हूँ कि इसमें एमसीक्यूज किस तरीके से पूछ सकते हैं। डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस मत कर, वैसे भी आने वाला है। अरे नहीं रे, फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ये वी बार क्या है, ये वी आर क्या है, ये वी बार ये वी प्राइम, ये स्टार क्या है मेरा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ओ स्टार, और ये वी आर मतलब क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। मतलब ये वाला कौन सा वाला फ्रेम है जब हम ट्रांसलेशन मोशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन में हमको ये दिखता है। बता दे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर, उस पे ज्यादा फोकस मत कर, डायरेक्ट लास्ट इक्वेशन बता दे। मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि एमसीक्यू किस तरीके से पूछ सकता है पहले वाले पार्ट के अंदर। ये इसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो पहले वाले पार्ट ठीक है। पहले वाला पार्ट तो इजी है, बट मैं तुमको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसमें एमसीक्यू कैसे पूछेगा, पहले उतना देख लो। अगर सपोज ये इक्वेशन हमको दी हुई है, तो हमको पता है कि इसमें सूडो फोर्स कौन सा है, तो तुमको बोलेगा कि एम ए बार, तुमको ये बताना है कि एम ए बार ये हमारा क्या है, सूडो फोर्स है। नाउ अगर तुमको पूछता है कि ये एम ए बार क्या है, ये वाले इसमें, ठीक है, तो ये वाला फोर्स है जो बस लगाएगा। तो दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि बस फोर्स लगा रहा था जब हम बाहर से देख रहे थे, और दूसरा हमने देखा था कि जब हम अंदर ही बैठे हुए रहते हैं तो हमको बस का फोर्स नहीं दिखता, तो वो सूडो बन जाता है। तो सूडो कब होगा ये हमेशा याद रखना, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा है कि अगर एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे तो सूडो फोर्स हमको हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही देखने को मिलते हैं, और हमेशा वो इक्वेशन में नेगेटिव साइन से शो होते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला वाला पार्ट है ये वाला, ये वाला। तुमको कोई भी एक वेक्टर को बोलेगा जैसे कि एक्स कैप है, तो उसका आंसर किस तरीके से आएगा। सपोज बोल रहा है कि डी एक्स कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हमको छोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको 3-4 ऑप्शन दे देगा कि बोलेगा एक्स कैप क्रॉस ओमेगा बार, एक्स कैप क्रॉस आर बार,
तो तुमको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर इतना लिखना है कि अगर यहाँ पे आर बार है तो यहाँ आर बार आ रहा है, तो अगर यहाँ पर एक्स कैप रहेगा तो यहाँ पे भी मेरा एक्स कैप आएगा, अगर यहाँ पे मेरा एक्स प्राइम कैप है तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, एक्स प्राइम कैप ही आएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, ये इक्वेशन का हमारा एक मतलब बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हमको 3-4 आंसर बोलेगा, तो तुमको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। तो एक ये ऑपरेटर फॉर्म हमारा हो सकता है। ये ऑपरेटर फॉर्म किसका है, फिक्स, रोटेटिंग और इफेक्ट, ऐसे याद रखना, फिक्स, रोटेटिंग, इफेक्ट। उसके बाद ये मेरा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद रखना है तुमको, वेलोसिटी सीन फ्रॉम अनस्टार्ट, स्टार्ट और रोटेटिंग वाला। उसके बाद हाँ, सेंट्रीपिटल कब होगा, एजीमुथल कब होगा और कोरियोलिस कब होगा, इसका भी ध्यान रखना। सेंट्रीफ्यूगल कब होगा, जब ये नेगेटिव साइन शो करेगा। सबका आंसर सेम ही रहता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, बट डायरेक्शन अलग अलग होता है। और उसके बाद कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट कब करता है। तो जब भी अगर एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है तभी वो क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स शो करेगा। अगर एक बॉडी के पास अगर वेलोसिटी नहीं है, अगर वो रोटेटिंग फ्रेम में रेस्ट पर है, तो कोरियोलिस फोर्स हमारा एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वी बार ही अगर मेरा 0 है तो कोरियोलिस फोर्स आएगा कहाँ से। तब हमारे पास कौन कौन से फोर्स होंगे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल, हम कहाँ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो हमेशा की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ओमेगा बार हमारे पास होता है। दूसरा, एजीमुथल फोर्स हमारा कब एक्ट करता है, तो एजीमुथल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब हमारा जो फ्रेम है वो अपनी रफ्तार बढ़ाएगा घूमने के लिए। तो इट अपीयर्स व्हेन द रोटेटिंग फ्रेम हैज एक्सेलरेशन, जो हम एंगुलर की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो एमसीक्यूज टाइप है वो हमको यहाँ पे पूछ सकता है। और एक ये देखो, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ प्लस एफ सूडो, और ये जितने भी सूडो फोर्सेस है ना हमारे, सबके सब नेगेटिव ही शो करेंगे, याद रखना। ये सब के सब मेरे सूडो फोर्सेस हैं, जब उसको उल्टा करके यहाँ लेके जाऊंगा तो सबका आंसर नेगेटिव आएगा। तो एफ सूडो हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा याद रखना। जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे फॉर दी रोटेटिंग यानी कि मूविंग कोऑर्डिनेट फ्रेम का जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना, तो सूडो फोर्सेस हमेशा मेरे नेगेटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? आवाज कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है, वापस से पूछो। मैंने क्या पूछा कि जो तुमने अभी बताया ना, उसको एक काम हाँ, अपना हाईलाइट इन द सेंस उसको रेड शो कर देना, मार्क हमारा आवाज बहुत अटक रहा है शमाना। अब आया? नहीं, बहुत ज्यादा ही इको हो रहा है। अरे एक्चुअली एक सेकंड, पीसी में भी आवाज आ रहा है ना, मैं म्यूट करती हूँ। तुम दो क्यों खोल के बैठे हो, एक को म्यूट करो ना। क्योंकि मेरे जो पीसी में है ना माइक नहीं है, इसके लिए मैं दो खोल के बैठी हूँ। सुनो मैं, हेलो हाँ बोलना। हेलो मैं ये बोल रही थी ना कि जो तुमने अभी बोला ना कि ये पूछ सकते हो, तो उसको बस एक काम करना, जब तुम पीडीएफ भेजते रहोगे ना तो उसको ऐसे एक थोड़ा हल्का सा मार्क कर देना कि ये पॉइंट तुमने बताया था जब व्हाइल सेंडिंग द पीडीएफ इन द ग्रुप। अरे जब ये यूट्यूब पे अपलोड होगा ना तो उसको 2x में देख लेना तुम। हाँ तो वो अभी इतना मैं नहीं करने वाला यार, अभी सब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, चलेगा। मेरे को लगा कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता, तो मैंने पूछा इसके लिए। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ये वाला तो सर ने कराया है क्या, रिलेटिव रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, मतलब एक फ्रेम के पास रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। मेरे हाथ में कॉलेज का नोटबुक खुला है, सर ने ये नहीं कराया था, सर ने ये रोटेशन वाले के बाद डायरेक्टली अर्थ वाला कराया था, वो अर्थ एज रोटेटिंग स्फीयर। और ये बताओ कि नहीं बताओ, मत बताओ क्योंकि कराया भी नहीं है सर ने बहुत कुछ स्किप किया है चैप्टर से, तुमको पता है। लार्मोस थ्योरम भी सर ने बोला था सेल्फ स्टडी रखो क्योंकि वो आएगा नहीं, और कोरियोलिस थ्योरम बताया सर ने, कोरियोलिस फोर्स बताया सॉरी, और ये थ्योरम भी बताया। ठीक है चलेगा। हाँ अच्छा वो याद है, कोरियोलिस थ्योरम क्या है वो याद रखना। अरे फैजान बोलना, सुनना, लेकिन मैं क्या बोल रहा है कि अभी कंबाइन करेंगे सब कॉलेज और उन लोगों को पढ़ाया रहेगा तो अपने लग जाएंगे ना। अरे ऐसा नहीं होगा यार। अरे वो लोग को सिलेबस अलग है, अपना अलग है, तो इतना नहीं रहेगा। अपना ही ऑटोनोमस है, अपन इंडिपेंडेंट काम करते हैं। उन्होंने जो वो बनाया है ना, क्लस्टर बनाया है ना, वो उनके लिए बनाया है जो ऑटोनोमस नहीं है। अच्छा और अपन ऑटोनोमस है तो रुइया अपना जो भी रहेगा ना तो अपने टीचर्स लोग ही डिसाइड करने वाले हैं। वो पर अपना मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को जो लगता है ना, अपने को जो पढ़ा तेरे को जो लगता है कि एमसीक्यू जैसा पूछ सकते हैं वो तू बता दे, भले ही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, रिस्क नहीं लेना चाहिए।
ऐसा नहीं नहीं है रे, बात ये मतलब है ना, तो कंसेप्ट ही नहीं पता, मेरे को बताया जा रहा तो मतलब ही क्या है। सही बात है। सुन और सुन, तो हाँ बरोबर। डेरिवेशन पे ध्यान मत दे। अभी जैसे कोरियोलिस फोर्स, इस पे कैसे फॉर्मूला एमसीक्यू आ सकता है, मैं ये या सब नहीं ये बता, एजिमुथल फोर्स है, अभी इसके भी दिए ना आगे। अभी देखना इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या था, देख इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट था, ये बताना हाँ जी का जरूरी वैल्यू है, चेंज होता है और ये इम्पोर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल था, ये भी फोर्स की बताना वजह से। जरूरी है। हाँ वो तो है, लेट्स सी। ये एक्चुअली तो फ्लूइड मैंने डायनामिक्स देख में अभी भी जो यूज डेरिवेशन होता है। क्या छोड़ा, देख मैंने ये छोड़ दिया, ये मैंने नहीं बताया, ये हम कर सकते हैं ना खुद से बैठे बैठे। और हाँ मैंने ये नहीं, तो इसके कर बाद करना भी सकते कोरियोलिस हैं। नहीं है, थ्योरम के बारे में सेकंड बताया था। ऑर्डर कोरियोलिस थ्योरम क्या डेरिवेटिव याद रखना, जरूरत भी नहीं ये है। कोरियोलिस थ्योरम है। हाँ हाँ, और ये कोरियोलिस फैजल थ्योरम मैं है। क्या बोल रही कोरियोलिस थी ना, अभी थ्योरम देख। हमारा एक्सेलरेशन के लिए हाँ होता है, ओके। और फोर्सेस के तुम लिए अभी अपलोड हमारा कर दोगे ना कोरियोलिस इसको? थ्योरम नहीं है, जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तभी। हाँ शबाना, ये मैं क्या बोल रही थी, आज ही अपलोड कर दोगे ना ये वाला वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हो अभी? हाँ हाँ इंशाल्लाह। एक अरे सेकंड पे प्लीज यार। रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डिंग पे मेरा रखा, और कोई रखा है क्या? मैं रखा हूँ रे, नहीं मैं तो की मैंने, थी पर इसने अलाउ नहीं किया मेरे को। अरे बोलना मैंने रहता है, मैं परमिशन तुमको मांगी थी पर बनाऊंगा इससे ऐसा ऐसा। फायदा नहीं, अलाउ नहीं की। अरे मेरे को परमिशन का ऑप्शन अच्छा नहीं आता है यहाँ कल पे। फिर मैं कल अच्छा हाँ तुमको हाँ नहीं ठीक आया है, था, मैंने आया था बोला तो मुझे बोला कि उसको गया है मैसेज। चलो कोई नहीं, इसको छोड़ छोड़ अपना छोड़। रिकॉर्ड करके एक डाल ये दो, अभी लास्ट टाइम टॉपिक कर पास रहा नहीं था, करते असल में इसको, मेरे को ठीक जाने है? का भी है, तो मैं ये छोटा छोटा टर्म्स बता देता हूँ मैं तुमको क्या है ये। हाँ चलेगा। अभी अर्थ एज ए रोटेटिंग हाँ फ्रेम, तो रीडिंग फिल्म वाला। तो ये कहता है ना कि हम जैसे कि ये ऊपर वाला पढ़े ना हमने, रोटेटिंग वाला, ये वाला, बस इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अर्थ हमारा रोटेट होता है ना अपने एक्सिस के अबाउट, नॉर्थ एंड साउथ के हमारे जो जोग्राफिकल एक्सिस जो हमारे रहते हैं उसके अबाउट हमारा अर्थ रोटेट होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने दो फ्रेम्स लिए हैं, एक फ्रेम से हमारा अर्थ का सेंटर यहाँ से हम देख रहे हैं, दूसरा है अर्थ का सरफेस जो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखना, यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, कभी भी अर्थ का मिडल वाला पॉइंट रोटेट नहीं होता क्योंकि वो हमेशा उधर ही रहता है। अब दूसरा ये है कि ये वाला पॉइंट जो है ये रोटेट होगा, ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो ऐसा, या फिर हम कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं अभी देखेंगे तो जो पॉइंट हमारा रोटेट हो रहा है उसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सो व्हाट वी कैन से कि ये मेरा ओ प्राइम है, ये मेरा ओ है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एक रोटेटिंग फ्रेम है और एक हमारा फिक्स फ्रेम है। तो ओ हमारा फिक्स है, ओ प्राइम ये जो ओ स्टार है हमारा ये मेरा रोटेटिंग है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये सब वेक्टर्स इसका बनाया, तो वेक्टर्स को यहाँ पे देख लेना, ये मेरा आर ई क्या है, मेरा रेडियस वेक्टर, ये वाला है मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट एम का मेरा आर बार आर डैश पर, और ये मेरा आर बार। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे देख सिंपल है, सपोज कर कि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर मास एम, यानी कि मैं यहाँ पे किसी को पकड़ लेता हूँ मैं, सपोज अपने मैम है रंजना मैम, ठीक है। अब रंजना मैम को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा कि यहाँ से पहले इसको मैंने लात मारा, और लात मारने के बाद ये नीचे आ गई। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक फोर्स है हमारा जो मैंने लात मारते हुए दिया, दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या रहेगा, जब मैं स्टेशनरी फ्रेम से देखूंगा तो वो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस सम अदर फोर्स, तो जो मैंने दिया। तो उसका आंसर क्या आएगा मेरा, एम डी आर स्क्वायर आर डैश का आर डैश ये वाला अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये मेरा टोटल फोर्स है। एम जी क्या है मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ क्या है मेरा सम अदर फोर्सेस जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने रंजान को लात मारी। तो ये मेरा होता है ओ फ्रेम से ना। अगर मैं अर्थ की रोटेटिंग फ्रेम से देखूंगा, मतलब जब अर्थ मेरा रोटेट हो रहा है तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियल ग्रुप पे मत भेजो। अरे तो यूट्यूब डालेंगे ना, तो कौन सा अपन भेजने वाले हैं ग्रुप में, अभी अपना बसड़ निकालने दो, रुक जा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ अगर हम अर्थ की रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि एफ इफेक्टिव ये क्या है, मैं रोटेटिंग फ्रेम से देखने वाला फोर्स, एफ टोटल एफ सूडो बराबर। तो यहाँ पे अब अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये प्राइम वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे दो फ्रेम्स को पहले यहाँ पे अलग अलग किया था। एक देखिए प्राइम वाला था
डी प्राइम अपॉन डी टी का स्क्वायर, और एक हमारा नॉर्मल वाला था जब हम फिक्स में देख रहे थे, लेकिन जब फिक्स वाला था तो आंसर ये आ रहा था। ठीक है, जब प्राइम से देखेंगे तो प्राइम से हमको देख कुछ इस तरीके से आंसर दिखेगा। तो वो क्या क्या है देख यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा डी प्राइम आर कैप अपॉन डी टी का स्क्वायर, एफ टी यानी कि ये टोटल फोर्स जो यहाँ पर आएगा एम जी बार प्लस एफ बार, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस सूडो। सूडो फोर्सेस कौन कौन से होंगे यहाँ पे, मैंने बोला था एक कोरियोलिस होता है, तो ये कोरियोलिस फोर्स है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये मेरा एजीमुथल फोर्स है। अब जैसे कि अर्थ जो घूमती है ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती है, तो हम अभी अर्थ के अंदर बैठे हुए हैं, तो ओमेगा उसका कांस्टेंट है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो मतलब डी ओमेगा बाय डी टी मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब देयर इज नो एजीमुथल फोर्स। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब मैं यहाँ से m को कॉमन ले लूंगा, तो m को कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा g बार, और ये हमारा ऐसा आंसर आएगा। तो ये जो है ना हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी। ये वाला पार्ट जो है ना मेरा इफेक्टिव ग्रेविटी। जब हमारा अर्थ रोटेट करता है ना, किसी की भी अर्थ रोटेट करता है, तो होता ऐसा है कि हमारे अलग अलग पॉइंट से हमको जी अलग अलग मिलता है, बिकॉज देयर इज सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि हमारा जी को कम कर देता है। जैसे कि कैसे, सपोज कर कि यहाँ पर मैं हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को यहाँ पे अंदर की तरफ एक जी मिलेगा, ऐसा एम जी यहाँ मिलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब ये रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सपोज कर यहाँ लग रहा है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो एक एम जी यहाँ आ गया, एक सेंट्रीफ्यूगल यहाँ आ गया। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है कि इसको कम कर देता है। स्मॉल जी को कम, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे स्मॉल जी को कम कर देता है, और ये हर पॉइंट पे अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि क्या, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो देख एक एम जी अंदर की तरफ आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन जब अगर मैं नॉर्थ पोल पे रहूंगा तो नॉर्थ पोल पे देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज नॉर्थ पोल मेरा रोटेट नहीं करता, बराबर। तो यहाँ पर हालांकि मैंने यहीं पर मेरा रोटेटिंग फ्रेम लिया हूँ, बट फिर भी ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये मेरा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, मेरा रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो मेरा जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कम रहता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर यहाँ पे 9.8 है समझ के चल, तो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, तो 9.766 हो जाएगा, इतना ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है, तो तकरीबन 9.8 ले सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखेंगे ना, तो ये वेरी करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा सबसे ज्यादा यहाँ पे। तो ऐसा हमारा क्या होता है, ये मेरा जी वेरी करता है, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे वही है, हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल फोर्स निकाला, फिर हमने अर्थ के रोटेटिंग फ्रेम से देखा, तो हमको मिलेगा एफ इफेक्टिव, एफ टोटल, एफ सूडो। सूडो में यहाँ पे 3 पार्ट थे, एक एजीमुथल यहाँ से कैंसिल हो गया बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एम जी ये वाला पार्ट देखा, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, मेरा इफेक्टिव ग्रेविटी हो गया। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा गणित है। गणित क्या है यहाँ पे, वही ये आर बार यहाँ है, ये आर है, और ये मेरा आर ई बार है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी का हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये हमारा होता है, ये यहाँ पर ये आंसर ऐसा आएगा। तो ये मेरा जीई जो है वो आएगा जी बार माइनस ओमेगा बार क्रॉस आर ई बार। तो ये मेरा इफेक्टिव ग्रेविटी, और ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग एक्ट करता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बट फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हमको मिलते हैं। और ये क्या है, मेरा टोटल फोर्स टोटल इफेक्टिव फोर्स, और ये मेरा टोटल फोर्स, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से मेरा जी कम हुआ, ये मेरा कोरियोलिस फोर्स। तो अर्थ जब हमारा घूमता है ना, तो हमको कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता ही है। अब जैसे ही कैसे देखोगे, तो उसको हम वीडियो में भी देख सकते हैं कैसा होगा, वो बाद में देखते हैं उसको। अभी इसके बाद इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि मैं बताया था कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है कि वेरी करते रहता है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे सबसे कम होता है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम। यहाँ से जाते 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 हमारा जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मेरा कम होते रहता है। तो इसका यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन किया है यहाँ पे। अब डेरिवेशन को छोड़ दो, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा रेडियस वेक्टर है। तो नॉर्थ पोल एंड रेडियस वेक्टर के पास जो एंगल बनता है ना यहाँ पे हमारा, ये एंगल हमारा होता है लैटिट्यूड एंगल। तो यहाँ पे लिखा होगा
द एंगल बिटवीन एन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज द, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंड एंगल बिटवीन द पोलर एक्सिस एंड रेडियस वेक्टर इसको पोलर। ओके, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये मेरा पोलर एक्सिस है और ये मेरा क्या है, रेडियस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं को लैटिट्यूड एंगल, और ये वाला रेडियस वेक्टर और ये मेरा इक्वेटोरियल प्लेन, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि को लैटिट्यूड एंगल किसको बोलते हैं और मेरा लैटिट्यूड एंगल किसको बोलते हैं। और यहाँ पे इसका डायरेक्टली देख, यहाँ पे फॉर्मूला भी बना के दे दिया लोग ने, मैं डिराइव नहीं करूंगा। वो क्या रहता है, GE इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर RE साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा कहाँ से लिया वो इंपॉर्टेंट है, तो थीटा जो है मेरा को लैटिट्यूड एंगल है। ठीक है, ये को लैटिट्यूड है। अगर हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड एंगल लेते हैं यहाँ पे, तो ये साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा GE इज इक्वल टू G, यानी कि ये GE मतलब क्या है, इफेक्टिव जो हम निकालने वाले हैं, जो हमको देखने को मिलेगा जब हम रोटेट करते हैं। तो G मतलब क्या, जो हम बाहर की फ्रेम से समझते हैं, तो वो कितना आता है 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर RE, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा साइन स्क्वायर कब होगा, जब हम ये वाला एंगल लेंगे। अगर ऐसे में ये वाला थीटा लेते हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आता है। अब इसके बाद इसका वैल्यू पोल्स में कितना होता है, तो पोल्स में हमारा 9.80 होता है। बट अगर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे ले लेंगे, इक्वेटोरियल पे लेंगे तो इसका आंसर तकरीबन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कितना, 9.76 के बारे में कुछ तो मैंने बताया। ठीक है, तो यही वाला मेरा पार्ट था वो। अच्छा, अभी ये जो है ना एंगल बिटवीन G एंड GE, मैं बाद में करा दूंगा। अब इसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, शो दैट द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कंट्रीब्यूट टू GE इज लेस देन 0.3% ऑफ G। तो सिंपल है जो हमने यहाँ पे किया, GE इज इक्वल टू क्या होता है, G एट पोल्स। ठीक है, और इसके बाद इक्वेटर पे ये होता है GE माइनस G इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर RE। तो ये ओमेगा स्क्वायर R जो है ना, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, याद रखना। तो ये हमको ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ही हमको यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है। तो ये बस सिंपल सा है। अब उसके बाद और क्वेश्चन क्या है, हाँ, हमको यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स निकालने को बोलेगा। तो कोरियोलिस फोर्स का जो हमने लिखा था वो क्या रहता है, 2m ओमेगा बार क्रॉस v बार। अब ओमेगा बार क्रॉस v बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू वी साइन थीटा, और थीटा जो रहेगा वो ओमेगा एंड v के बीच का एंगल रहेगा। ठीक है, तो फाई इज द एंगल बिटवीन ओमेगा बार एंड ये। तो साइन फाई की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये ओमेगा बार एंड वी बार। देख, ओमेगा बार क्रॉस वी बार, इसको जो सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा एफ बार आएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो एफ है ये ओमेगा को भी परपेंडिकुलर है और मेरे वी बार को भी क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं? तो अगर ये सब ऐसा घूम रहा है और ये मेरा ओमेगा बार है ऊपर की तरफ, तो मेरा फोर्स इसको परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ इस वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा। अब बाकी ये क्वेश्चन देख लेना, मैं तुमको भेजूंगा, तो सिंपल से बाकी वही सब पूछे हुए हैं। आगे का जो टॉपिक है ना, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, वरना फिर हम स्प्लिट कर लेंगे। अभी के लिए मेरे को लगता है कि इतना इनफ है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ज़्यादा कुछ पार्ट बचा नहीं है। तो शबाना कितना बचा और पार्ट? थोड़ा सा, 1 मिनट। एक लैमर पड़ा बचा है। हाँ, हेलो। तुम एक हाँ हेलो। हाँ, बोलो। आवाज आ रही मेरी? हाँ, बोलो ना। अरे हाँ, अभी सिर्फ अर्थ वाला अपना हो गया तुम्हारा, लार्मोस थ्योरम बाकी है। और कोरियोलिस फोर्स का अभी तुमने बोल दिया कि अपना वो नॉर्मल फॉर्मूला लगा के अपन लोग को सॉल्व करना रहेगा ना, न्यूमेरिकल हाँ, वाला वो पार्ट। कर लेंगे। और वो कोरियोलिस फोर्स अगर कराने जाओगे तो उसमें भी थोड़ा बनता है, जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्या बनेगा, वो सब भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट, तो वो तुम बता देना हाँ, एक बार। और अच्छा, एक वीडियो देखेंगे क्या अपन यहाँ पे? रुक जा, वीडियो लगा के कौन देखता था? हूँ चलता है कि नहीं। हाँ कोरियोलिस देखो। फोर्स का जो मैं बता रहा था ना। हाँ तुम लोग को दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है तुम्हारा एक। समझ में आया सबको कि ऊपर से क्या है? अभी मैं बहुत फटाफट लेके गया हूँ क्योंकि ज्यादा डेरिवेशन तो नहीं करा सकता मैं। तुम्हारे उसमें कोशिश कर ली। कोरियोलिस फोर्स एक अच्छा वीडियो दिखा था मैंने। हाँ, देखिए वाला। देख, तुमको इसका
वॉइस आ रहा है क्या इसका? कंप्यूटर वॉइस आ रहा है क्या? नहीं, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि इसमें वॉइस ही नहीं है। अच्छा। अभी देख। अंडरस्टैंडिंग के लिए ना वीडियो। हाँ देख, तुमको लैग तो नहीं कर रहा है ना ये? नहीं नहीं, मेरे को लैग नहीं हो रहा, प्रॉपर दिख रहा है, चल रहा है। अभी देख क्या है वो ये, जो बफरिंग होता है वो हो रहा है। देख अभी जब रोटेट होता है ना तो बॉल देख हमको दिखता है कि ये बाहर की तरफ चले जा रहा है, हालांकि बॉल तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। हाँ देख ये बताएगा थोड़ी देर में। हाँ। देख हमको लग रहा है कि ये बॉल ऐसे टेढ़ा चले गया। हम्म। ये देख बॉल है ना सीधा ही जाता है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया या सीधा ही जा रहा है। तो ये कब है? जब हम बाहर के फ्रेम से देख रहे थे। ये बॉल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये कब है? जब हाँ। हम बाहर के फ्रेम से, स्टेशनरी फ्रेम से देखते हैं। लेकिन अगर सपोज अब देखिए तो दोनों मेरा कौन सा बैठना फ्रेम अलग। है, ये हम बैठ गए उसके ऊपर, मेरा कैमरा जो है ये रोटेट भी हो रहा है साथ साथ, और ये हम लोग बॉल फेंकेंगे तो देख कैसे दिखेगा, ये बहुत ज्यादा डेविएशन दिखेगा। देख देखो, हाँ समझा यार। तो ये मेरा कोरियोलिस इफेक्ट है। देख, और अगर हम क्या करेंगे, स्टेशनरी में देखेंगे तो हमको बराबर लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में गया है। पर जब मैं इसके ऊपर बैठ गया तो बैठने के बाद देख ये कर्व ले लिया। अब देख हर जगह पे क्या होगा, ये घूम रहा है ना ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स यहाँ पे लगा है। इसकी वेलोसिटी इधर है तो फोर्स यहाँ लगा है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर में लगा। तो ऐसे करते करते ये हमारा ऐसा बैंड होते हुए गया। ऐसा हम बोलेंगे कि जब ये कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। और ये कब हमको दिखेगा? जब हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होंगे। इसका केसेस तुमने बता दिया अभी, ये बताने के लिए तुमने बता दिया कि हाँ। एक केस में वेलोसिटी बताया, एक केस में वेलोसिटी कुछ लेके बताया, पर्टिकुलर लेके, हाँ है ना? तो अभी इसको हम फटाफट ऐसा ठीक है। रिवाइज भी कर सकते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। हमने यहाँ पे देखा रोटेटिंग फ्रेम में कैसा, ये ट्रांसलेशन मोशन में कैसा था। एग्जाम्पल ऐसा था कि बस का था, बस के अंदर एक बॉल थी और हम बाहर से देख रहे थे। ठीक है, तो मैंने बॉल पे एक लात मारी, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं बाहर से देखूंगा तो बस एक बॉल पे फोर्स लगाएगा, दूसरा जब मैंने बॉल पे लात मारी तो एक वो फोर्स होगा। तो ये दो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और मुझे टोटल फोर्स मिलेगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, मैं बस के अंदर रहूंगा, तो जब मैं बस के अंदर हूँ तब मुझे बस बॉल पे फोर्स लगा रही है, ये मुझे दिखेगा ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा कि मैं बॉल पे एक लात मारा हूँ। तो जब बॉल जब आगे जाएगी और बस साथ साथ मूव करेगी तो बॉल के अंदर एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये है क्या, तो उसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और यही चीज मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि बस एक फोर्स लगा रहा है बॉल पे। कब? जब मैं बाहर से दिख रहा था, लेकिन जब बस के अंदर होऊंगा तो हम ये चीज नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये क्या था, ये जो है मेरा एफ इफेक्टिव, एफ टोटल, ये मेरा सूडो फोर्स जो ये बस लगा रहा है। तो ये हमने एक देखा था। दूसरा यहाँ पर हमने देखा कि जब रोटेशन होता है तो रोटेशन भी सेम आएगा, एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ टोटल, और बाकी सारे के सारे सूडो फोर्सेस रहेंगे यहाँ पे। तो सूडो फोर्सेस कौन कौन से थे? तो एक कोरियोलिस था, वो कब एक्ट होगा, जब हमारे एक बॉल के पास एक मोशन होगा, कोई वेलोसिटी होगी। एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमेशा एक्ट करेगा, और वो कब कहाँ पर होगा, सेंटर से अपोजिट के डायरेक्शन में। दूसरा एक होता है मेरा एजीमुथल फोर्स, और वो कब एक्ट करेगा, जब हमारे इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि ये क्या है, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है। और थियरम क्या होता है, तो थियरम जब हम बोलेंगे तब हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, फोर्स कब आएगा, जब हम उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद ये तो नहीं कराया, ये तो था ही नहीं। और जैसे रोटेटिंग फ्रेम में हमने ये देखा था कि इस पर्टिकुलर मास पे हमने क्या देखा था कि एक नीचे की तरफ फोर्स लगाया और यहाँ पे एक mg भी था, तो mg प्लस f आया। ठीक है, तो अर्थ एज ए रोटेटिंग फ्रेम में हम जब बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जब अर्थ हमारा जब रोटेट करेगा तो ft प्लस सूडो भी आएगा। तो हमने जब इसको निकाला तो हमको ऐसा आंसर मिला। तो ये सूडो कहाँ से निकाला हमने, ये सूडो वही जहाँ से हम ये डिराइव करके लेके आए थे। तो ये 1 2 3 ये सारे के सारे सूडोज हैं।
बट इन दी अर्थ की बात करेंगे तो उसमें एजीमुथल फोर्स हमको नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पे हमारा एजीमुथल वाला पार्ट कट हो जाएगा बिकॉज डी ओमेगा बाई डी टी इज 0 बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे जी इफेक्टिव का एक इक्वेशन मिलेगा। तो जी इफेक्टिव के बारे में मैंने बताया कि जी इफेक्टिव कहाँ से कहाँ वेरी करता है, को लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, बस इतना ही मैंने पढ़ाया है। आगे का थोड़ा सा पार्ट है, एक लार्मोस थ्योरम बाकी है और क्या बाकी है, एक बार ट्राई करके देख लो तुम पढ़ के। हाँ लार्मोर की बाकी है, बाकी तो कोरियोलिस का इफेक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो सब बताया गया है। अभी और अपना इस चैप्टर कंप्लीट इतना इसके साथ में एक पूरा क्या एक चैप्टर अपने पूरा कंप्लीट होने के बाद, लार्मोर्स खत्म होने के बाद। और भी देखेंगे, अभी ऑब्वियसली मैं ये पढ़ाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, आगे का देख लेते हैं जो हम पढ़ सकते हैं। वो अटक रहा है तो जाने दो, अभी क्या करेंगे उसका, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा उसका, तुम वो देख लेना, बट मैंने एक पॉज करके तुमको बता दिया, ठीक है। तभी हम सेशन एंड करते हैं और देखते हैं कितना ये रिकॉर्ड होता है, और मैं यहाँ से फटाफट इसको अपलोड भी कर दूंगा। मैं एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहा, मैं चाहिए तो मैं वो रंजना वाला पार्ट वाला जो था वो मैं निकाल दूंगा, चाहिए रहेगा तो, बट उसके लिए हमको शेयर नहीं करने वाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पर फिर भी कोई देख लिया तो तुम्हारे सब्सक्राइबर में टीचर लोग भी है। हाँ देखते हैं, चलो। तो किसी कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं अभी तक तो कुछ डाउट नहीं है, माशाल्लाह अच्छे से सिखाया तुमने। आकाश तुम भी क्या करो ना, तुम्हारे पास वाईफाई मैं रहेगा ना? अभी नहीं कराऊंगा, मैं अभी मेरे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रिकॉर्ड नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ नहीं हुआ मेरा रिकॉर्ड। क्यों? अरे मैंने रिकॉर्डिंग पे रखा, फिर पॉज किया ना, व्हाट्सएप खोला मैंने तो ये बंद हो गया। ठीक है कोई बोला बात नहीं, तुम कर रहे हो तो मैंने वापस चालू नहीं किया। अरे मेरे इसमें कैसा है ना कि मैं जो लिख रहा हूँ ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा किया है ना। हाँ चलो देखते हैं कितना आया है कितना नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच फैजान, सब दिमाग में गया, एकदम फिट हो गया। जज़ाकल्लाह फैजान। हाँ सही, मतलब पॉइंट एकदम क्लियर हो गया, थैंक यू ना जज़ाकल्लाह। और एकदम तुमने जैसा आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वैसे ही बताया। मुझे तो समझ में आया, जितना भी पढ़ा है सब समझा। हाँ माशाल्लाह अच्छे से समझा है। और अभी ऐसा आकाश तुम्हें 10 मिनट का खाने का ब्रेक दो ना, फिर उसके बाद लेक्चर चालू करो प्लीज। नहीं पढ़ाएगा अभी। हाँ तुम लोग अभी ना अभी पढ़ाओगे क्या आकाश? नहीं अभी नहीं, मैं भी थक गया। कितने बजे पढ़ाओगे? अरे अभी तो नहीं, तुम बताओ। अरे नहीं, मेरा तो क्लास रहता है 2:30 से 6 बजे तक का, तुम लोग पढ़ा लो फिर। तो मैं काम करता हूँ, कल ही कर लेता हूँ फिर। हाँ मैं रिकॉर्ड वाला देख लूंगी बाद में फिर। नहीं रिकॉर्ड अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले उस पर भरोसा नहीं है अपने को, अभी पहला ट्राई था ये। अरे मेरे इसमें ना रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ना पटोले तेरा पीछे अच्छा है ना? पटोले बाकी हो गया। कितने लोग हैं इधर टोटल? है 15 जन है। चल रिकॉर्डिंग को